क्या तुम मुझ पर इंटरेस्ट रखती हो? जिसे सुनकर पता नहीं मुझे इल्यूजन होता है या सच में उसके होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं, लेकिन मैं ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो फिर से कोल्ड नजरों से मुझे घूरती है और उसके होंठों पर हल्का ब्रूज दिखता रहता है, जिस पर वो कहती है, मैं स्ट्रे कैट्स पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरे दिल को सीधा चोट लगती है, जिस पर मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, शौक भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता हूँ और मेरे गाल तुरंत लाल हो जाते हैं, जिसके साथ मेरे दिमाग में क्लासरूम के बाहर का सीन फ्लैश होता है और मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठता है, जिस पर मैं इंपल्सिवली बोल पड़ता हूँ, क्या तुम शेनजिया यान को पसंद करती हो? जिस पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही कोल्ड रहती हैं और वो कहती है, तुम जैसा चाहो वैसा सोचो, लेकिन एक स्टेप पीछे हटकर देखो, मेरे दिल में कौन है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जिसे सुनकर मैं होंठ दबाते हुए कहता हूँ, बहुत बड़ा रिलेशन है। जिस पर मैं आगे बोलता हूँ, मैंने उसकी लुक्स पर नजर रखी है, इसलिए लियू न्यू यन को मेरा होना ही पड़ेगा। यह यंग मास्टर हमेशा से ऐसा ही रहा है, टोटली एरोगेंट और डोमिनियरिंग। फिर मैं जानबूझकर लाउड वॉइस में बोलता हूँ, शेनजिया यान मेरे बराबर कैसे हो सकती है? इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। जिस पर मैं कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता हूँ कि तुम जल्दी या देर से रिग्रेट करोगी, लेकिन सच में वो रिग्रेट करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त तो मैं खुद कहीं छिप जाना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्मली चाहे मैं कितना भी एरोगेंट रहूं, लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड्स मैंने कभी नहीं बोले थे, जिसे याद करके मुझे खुद शर्माने लगती है। इसके बाद मैं अपने कंफर्टेबल रूम में लौटता हूँ और सीधे बड़े बेड पर गिर जाता हूँ, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता हूँ। फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि आज स्कूल में बहुत सारे काम बाकी हैं, जिसे सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। जिस पर मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब आराम से सो सकता था, लेकिन हाई स्कूल लाइफ में हर दिन लेट सोना और जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए क्लास में हमेशा नींद आती रहती है। जिस पर मैं फैमिली की लग्जरी कार में बैठकर स्कूल पहुंचता हूँ और गेट के सामने इंटेंशनली शो ऑफ करते हुए उतरता हूँ, जिससे आसपास के लोग मुझे एडमायर करते रहते हैं। जिस पर मैं जम्हाई लेते हुए हाफ स्लीपी हालत में आगे बढ़ता हूँ, तभी अचानक कोई मेरा रास्ता रोकता है, जिस पर वो कहता है, हे स्टूडेंट, तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने हो? और मैं देखता हूँ कि वो लड़का मुझसे आधा सिर छोटा है, उसके गले में डिसिप्लिन कमेटी का बैज लटका है, बाल नीटली सेट हैं और उसकी आवाज सॉफ्ट ऑन पॉलिट है। जिस पर मैं आंखें सिकोड़कर उसे देखता हूँ और अंदर ही अंदर कंपिटिटिव फीलिंग जागने लगती है। जिसके बाद मैं अपनी पीच ब्लश आइज उठाकर केयरलेस टोन में बोलता हूँ, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है क्या? नहीं पहना तो नहीं पहना। जिस पर शेनजिया यान का इनोसेंट और वीक सा एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदर से मजा आता है, जैसे वो कोई फ्रेजाइल व्हाइट लोटस हो, लेकिन उसने शायद मेरे जैसा अनरीजनेबल इंसान पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए स्टंडेड रह जाता है और फिर डीप ब्रेथ लेकर फर्म टोन में बोलता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। जिस पर मैं उसकी डिसलाइक को क्लियरली फील करता हूँ और मेरा एटीट्यूड और भी खराब हो जाता है। जिसके बाद मैं बोलता हूँ, तुम डिडक्ट करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ, और साथ ही उसके हाथ से लिस्ट छीन लेता हूँ। जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ, मेरा नाम मूचन है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए मेरा नाम लिखने में? जिसे सुनकर शेन जिया यान घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, स्टूडेंट मूव, प्लीज ज्यादा मत करो। जिस पर उसका वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे खुद भी लगता है कि मैं विलन जैसा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं लिस्ट को छू पाऊं, कोई अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिस पर उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं दर्द से चिल्ला पड़ता हूँ और छूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता। जिसके बाद मैं गुस्से में मुड़कर देखता हूँ और सामने लियो न्यू येन खड़ी होती है, जिस पर शेन जिया यान तुरंत बोलता है, स्टूडेंट लियो, मैं ठीक हूँ, आप पहले उसे छोड़ दीजिए। और तब तक आसपास कई स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिस पर शेन जिया यान इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ छूने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही लियो न्यू येन मुझे छोड़ देती है और मैं दर्द से ऑलमोस्ट रोने लगता हूँ। मुझे सच में लगता है जैसे मेरा हाथ टूटने वाला था। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह लियो न्यू येन आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है, इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। जिस पर शेन जिया यान मेरी रिस्ट पर रेड मार्क देखकर घबरा जाता है और कहता है, स्टूडेंट मूव, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ, मेडिसिन लगा देते हैं। लेकिन मैं उसकी हेल्प को रिजेक्ट कर देता हूँ और इरिटेटेड होकर बोलता हूँ, तुम अपना काम करो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो। जिस पर लियो न्यू येन उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है और शार्प नजरों से मुझे घूरती है, फिर कहती है, मैं इसे ले जाती हूँ। जिसे सुनकर शेन जिया यान बोलता है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, तो तुम मुझे लेकर जाओ। जिस पर लियो न्यू येन भौहें सिकोड़ती है और मना करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हल्की लाल आंखों और अधूरे सूखे आंसुओं पर पड़ती है और मैं फिर से एटीट्यूड दिखाने लगता हूँ। जिस पर वो पूछती है, तुम श्योर हो? और मैं तुरंत बोलता हूँ, और क्या, और उसे घूरता रहता हूँ, बाहर से पूरा एरोगेंट यंग मास्टर बनते हुए, लेकिन अंदर से थोड़ा अनईजी फील करता रहता हूँ और सोचता हूँ अब क्या करेगी। जिस पर मैं तंज मारते हुए बोलता हूँ, तुम मुझे विलिंगली कैरी नहीं करना चाहती क्या? शेन जिया यान के लिए तुम इतना हार्श अटैक कर सकती हो, लेकिन मुझे इन्फर्मरी तक ले जाने में तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है? यह सुनकर लियू एनु येन हल्की सी कोल्ड हंसी हंसती है और सीधे मेरे पास आ जाती है। पीछे शेन जिया यान कुछ समझाने की कोशिश करता रहता है, जिस पर वो उसे इग्नोर करती हुई मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए ले जाने लगती है, जिस पर मैं तुरंत स्टंट हो जाता हूँ और जब वो मुझे कई मीटर दूर खींच ले जाती है, तब जाकर मैं स्ट्रगल करना शुरू करता हूँ। लियू न्यूयन, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जिसके जवाब में वो बोलती है, तुम खुद ही तो इन्फर्मरी जाने की बात कर रहे थे। जिस पर मैं ऑकवर्ड हालत में बोलता हूँ, ये तरीका इन्फर्मरी जाने जैसा कहाँ लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे खत्म करने ले जा रही हो। लेकिन फिर भी मैं इजीली हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर मैं जोर से बोलता हूँ, मैंने कहा था तुम मुझे कैरी करो, लेकिन लियू न्यूयन मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। जिस पर मैं इरिटेट होकर बोलता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, जिस पर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। लियू न्यूयन, तुम बहरी हो या गूंगी? यह बोलते ही अचानक वो मुझे जोर से धक्का देती है और जैसे ही मेरी नजर उसकी आईज जैसी ठंडी आंखों से मिलती है, मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है, जिस पर मेरे सारे गुस्से वाले शब्द वहीं रुक जाते हैं और उसकी डार्क एक्सप्रेशन देखकर मेरी रीढ़ तक ठंडी हो जाती है। फिर भी मैं समहाउ अपना एरोगेंट एटीट्यूड बनाए रखता हूँ। तुम ही मुझे इग्नोर कर रही थी, मैं सच में तुम्हारे ईयर वाली बात जानबूझकर नहीं बोल रहा था, बस थोड़ा कंप्लेन कर रहा था। लेकिन अंदर से मैं डरने लगता हूँ कि कहीं वो सच में मुझे पीट न दे। जिस पर मैं चारों तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि आसपास कोई भी नहीं है, जिससे मुझे और अनईजी फील होने लगता है। जैसे ही लियू न्यूयन मूव करती है, मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ जैसे किसी डेंजर से बच रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है और सिर्फ बोलती है, फॉलो मी। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है, जिस पर मैं कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रह जाता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रही है।
है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो काफी दूर निकल जाती है और मैं मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। इसके बाद हम स्कूल की इन्फर्मरी पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांग मुझे स्वेलिंग कम करने के लिए ऑनिटोमेंट देता है, जिस पर मेरा स्लो दिमाग अब जाकर समझता है कि इंजरी कोई बड़ी नहीं है, बस ऑनिटोमेंट लगाने से ठीक हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर कैजुअली पूछता है, तुम दोनों लड़ रहे थे क्या? और फिर एडवाइस देता है, लड़ो मत, लेकिन इतना जोर से अटैक भी मत किया करो, ये लड़का इतना डेलिकेट है, इतना फोर्स कैसे सह पाएगा? ये सुनकर लियू न्यूयेन अपनी पॉकेट से पैसे निकालती है, जिसमें 10,000 और 50,000 के नोट्स होते हैं, और उसके फेस पर साफ दिखता है कि वो मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है, जिस पर मुझे ये देखकर इरिटेशन होता है और मैं तुरंत फोन निकालकर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। फिर स्मग होकर बोलता हूँ, पॉकेट में पैसे नहीं है तो रिच बनने का एक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर डॉक्टर का नजरिया मेरे लिए तुरंत बदल जाता है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं होती। मैं बस लियू न्यूयन को एम्बेरेस्ड होते देखना चाहता हूँ, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कामली अपने पैसे वापस रख लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये भी काफी थिक स्किन्ड है, शायद अंदर से खुश हो रही है कि उसके 1,20,000 बच गए। जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये तो काफी स्टिंगी है, लेकिन फिर उसकी नॉर्मल बैकग्राउंड याद करके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। इसके बाद जब हम क्लासरूम पहुंचते हैं, तब फर्स्ट पीरियड आधे से ज्यादा खत्म हो चुका होता है, जिस पर लैंग्वेज टीचर, जो एक काइंड ओल्ड मैन है, हमें लेट आने पर बस लाइटली स्कॉल्ड करके अंदर जाने देता है, जिस पर मैं हैरान होता हूँ कि टीचर्स इतने नाइस कब से हो गए, फर्स्ट डे पर लेट आने पर भी पनिशमेंट नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे समझ आता है कि शेनजिया यान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा, तभी हम इतनी आसानी से बच गए। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये सब लियू न्यूयन के लिए किया गया है, मैं तो बस साइड में बेनिफिट ले रहा हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि देखता हूँ लियू न्यूयन ये माइंड जब किसी के साथ अच्छा बिहेव करती है तो कैसी लगती है। जिस पर मैं विंडो साइड की तरफ देखता हूँ, जहाँ शेनजिया यान अंदर बैठा होता है और लियू न्यूयन उसके पास खड़ी होती है। उसका टॉल फिगर उसे आधा कवर कर रहा होता है, जिस पर मैं देखता हूँ कि लियू न्यूयन थोड़ा झुककर उससे कुछ कहती है। बाहर पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती रहती हैं और वो सॉफ्ट लाइट उनके डेस्क पर गिरती रहती है, जिस पर वो सीन इतना काम और क्लोज लगता है कि मुझे अंदर से चिढ़ होने लगती है। इसी बीच वेन श्याओबी मुझे धीरे धीरे कई बार बुलाता है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है। फिर वो टीचर के पढ़ाने के बीच मेरे पास आकर विस्पर करता है, तुम्हें भी लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जिस पर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। कौन? जिसके जवाब में वो बोलता है, लियू न्यूयन ऑन क्लास मॉनिटर। जिस पर मैं डेलिबरेटली पूछता हूँ, क्लास मॉनिटर शेनजिया यान? और वो अनश्योर होकर कहता है, शायद वही नाम है। जिस पर वो बताता है कि टीचर ने आधे पीरियड में ही क्लास कमेटी सेलेक्ट कर ली, और क्योंकि शेनजिया यान डिसिप्लिन मेंबर है और उसने हमारी मदद भी की थी, इसलिए उसे सीधे क्लास मॉनिटर बना दिया गया। फिर वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है, सुना है सुबह तुमने गेट पर क्लास मॉनिटर से फाइट की? जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, वो मेरा नाम लिखना चाहता था, तो मैंने कहा मैं खुद लिख दूंगा। बस उसी पर वो गुस्सा हो गया। जिस पर मैं इनोसेंट फेस बनाता हूँ और वेन श्याओबी ऑकवर्ड होकर बोलता है, तुम्हारा दूसरों की हेल्प करने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर जैसे ही वो टॉपिक चेंज करने वाला होता है, मैं अचानक उसके ईयर के पास झुककर धीरे से बोलता हूँ, क्या तुम लियू न्यूयन को परस्यू करना चाहते हो? यह सुनते ही वेन श्याओबी शॉक में खड़ा हो जाता है और इतनी जोर से बोलता है कि पूरी क्लास सुन लेती है, जिस पर पूरा क्लासरूम अचानक साइलेंट हो जाता है और हर तरफ से नजरें हमारी तरफ आने लगती हैं। जिस पर मैं अनॉयड होकर उसे देखता हूँ, तुम और जोर से बोल सकते थे क्या? और मैं उसे नीचे बैठा देता हूँ। फिर टीचर से बोलता हूँ, सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस पर अंदर ही अंदर मुझे लगता है ये सिचुएशन सच में हद से ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है। जिस पर टीचर गुस्से में बोलता है, तुम लोग क्लास को क्या समझते हो? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? लेकिन उसकी डांट पूरी होती उससे पहले ही छुट्टी की बेल बज जाती है। जिस पर वो किताब लेकर दरवाजे तक जाता है, फिर रुककर बोलता है, लियू न्यूयन तुम ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर वेन शाओ भी रियलाइज करता है कि उसने अभी गड़बड़ कर दी है और आसपास के स्टूडेंट्स की अजीब नजरें देखकर वो गिल्टी फील करता है। फिर मुझसे सॉरी बोलता है, जिस पर मैं कैजुअली हाथ हिलाकर कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरे प्लान के हिसाब से तो मुझे वैसे भी लियू न्यूयन को परस्यू करना है और हमारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बात जल्दी या देर से सबको पता चल ही जाएगी। फिर दूसरी क्लास की बेल बजती है, लेकिन लियू न्यूयन अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आती है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि वो एक टॉप स्टूडेंट है तो शायद टीचर उसे समझा रहा होगा। फिर जब लास्ट बेल बजती है तब वो वापस आकर क्वाइटली अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसके तुरंत बाद इंग्लिश टीचर क्लास में एंटर करती है, जिस पर टीचर की सॉफ्ट वॉइस और फ्लुएंट इंग्लिश सुनने में काफी स्मूथ लगती है और लियू न्यूयन सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती रहती है। लेकिन 10 मिनट बीत जाते हैं, फिर भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस क्लास टीचर की बातें घूमती रहती हैं। जिस पर टीचर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लियू न्यूयन तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अलग होता है, एक पल की इंपल्सिव फीलिंग के लिए अपना ब्राइट फ्यूचर खराब मत करो। कुछ लोग जन्म से ही फिनिश लाइन पर होते हैं, लेकिन तुम्हें खुद मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। तुम दोनों पैरेलल लाइंस जैसे हो, कभी मिल भी जाओ तो आखिर में दूर ही हो जाओगे। जिस पर वो बात एक्चुअली उसे पहले से पता होती है, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के जवाब देती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करती और अगर थोड़ा भी कुछ फील करती हो तब भी वो कभी फीलिंग्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जिस पर वो ये भी समझती है कि मेरे जैसे रिच यंग मास्टर का उसे प्योर्स करना बस एक टेम्परेरी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मेरी ईगो हर्ट हुई है, बस उसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट पीरियड पीई का होता है और मैं लेजली आउटडोर स्टैंड्स पर बैठा होता हूँ, हाथ में आइसक्रीम लिए उसे काटता रहता हूँ और हल्की हवा ट्रैक की स्मेल लेकर मेरे चेहरे पर लगती रहती है। जिस पर 11th ग्रेड बास्केटबॉल टीम की कैप्टन बार बार मेरी तरफ देखती रहती है और मैं स्मग होकर मुस्कुराता हूँ, सोचता हूँ कि ये मेरी नेचुरल चार्म है। फिर वेन श्याओबी वॉशरूम से वापस आता है और गर्ल्स के पास से गुजरते हुए इंटेंशनली स्लो चलता है, लेकिन वो कैप्टन उसे इग्नोर करके मुझे ही देखती रहती है। जिस पर वो आकर मेरे पास बैठता है और कंप्लेन करता है, ऐसा हैंडसम फेस मुझे भी अगले जन्म में चाहिए। जिस पर मैं आइसक्रीम खाना रोककर पीछे मुड़ता हूँ और जिया जिया को मुझे चुपके से देखते पकड़ लेता हूँ, जिससे वो घबराकर बॉल गलत फेंक देती है और तुरंत नजरें हटा लेती है। जिस पर मैं वेन श्याओबी से बोलता हूँ, लड़की ठीक है, लेकिन बास्केटबॉल स्किल तो जीरो है, उसके साथ खेलना अनलकी होगा। जिस पर वो तुरंत बोलता है, वो बॉल मिस क्यों करती है तुम्हें खुद नहीं पता, और वो उसकी साइड लेने लगता है कि वो नॉर्मली बहुत अच्छा खेलती है और कॉम्पिटिशंस भी जीत चुकी है। जिस पर मैं मजाक में बोलता हूँ, कौन सा प्राइज? लड़कों को घूरने का फर्स्ट प्राइज, और हंसने लगता हूँ। फिर मैं उसे टीज करना बंद करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि वो पानी लेकर जाए और उसका कॉन्टैक्ट पोर्ट ले आए, लेकिन वो शर्माते हुए मना कर देता है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ जैसे वो बहुत यूजलेस हो
लो और कहता हूँ थोड़ा स्मूथ बनो, मिल जाएगा। फिर स्कूल के बाद वो मुझसे पूछता है कि मेरा प्लान कैसा चल रहा है, जिस पर मैं उसे सब बताता हूँ और कहता हूँ कि लियो न्यूयन बाकी लोगों से अलग है, जिस पर उसका एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है और वो बोलता है वो तो क्लास ग्रुप में है, जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, उसके पास फोन भी नहीं है। फिर मैं फोन निकालकर चेक करता हूँ और ग्रुप में उसका नाम देखकर मेरा चेहरा गुस्से से बदल जाता है, जिस पर वेन शियाओबी ये देखकर तुरंत बहाना बनाकर चला जाता है, भाई मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, और मुझे अकेला छोड़ देता है। इसके बाद डिनर के बाद मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ और क्लास ग्रुप से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेकिन वो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देती है, जिस पर मैं तुरंत उठ बैठता हूँ और बार बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सोचता हूँ कि मैं उसे जरूर मानने पर मजबूर कर दूंगा। जिस पर सीन शिफ्ट होता है शहर के दूसरे हिस्से में, जहां लियो नुयेन साइकिल चला रही होती है। उसका स्लिम फिगर और शॉर्ट हेयर हवा में उड़ते रहते हैं और उसकी कोल्ड आइज किसी को पास आने नहीं देती, जिस पर वो एक डार्क और क्वाइट गली से गुजरती है जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती और उसका फोन बार बार वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए और तेज साइकिल चलाने लगती है, जिस पर आसपास के घरों से लोगों के झगड़े और बच्चों की डांट की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। फिर वो घर पहुंचकर साइकिल लॉक करती है और रूम में जाती है, जहां छोटा और पुराना सा स्पेस होता है, सब कुछ साफ होने के बावजूद भी पुराना फील देता है, जिस पर उसका फोन लगातार रिंग करता रहता है और वो इरिटेट होकर उसे देखती है। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होता है और एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज आती है, नुयन दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर वो थोड़ी अनॉयड होती है, लेकिन फिर भी डोर खोलती है और सामने खड़ी अपनी आंट को रोकते हुए बोलती है, क्या काम है? जिस पर वो वुमन बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? फिर वो सीधे बोलती है, तुम्हारे कजन का एग्जाम आने वाला है, उसकी स्टडीज कमजोर है, तुम्हें उसे पढ़ाना होगा। जिस पर लियो न्यूयेन बिना किसी इमोशन के सीधा जवाब देती है, मेरे पास टाइम नहीं है, और उसके फेस पर साफ दिखता है कि उसे अपनी ग्रीडी आंट से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। वो लड़का हमेशा मना करने के लिए आवाज उठाता है, जिस पर वो मिडिल एज वाली औरत जैसे ही यह सुनती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये क्या मतलब हुआ कि तुम फ्री नहीं हो? वीकेंड में तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती क्या? जिस पर लियो न्यूयेन का चेहरा वैसे ही ठंडा और इंडिफरेंट रहता है और वह कहती है कि वह पार्ट टाइम काम करती है। यह सुनकर वो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और उसका पहले वाला सॉफ्ट बिहेवियर अब गायब हो जाता है, जिस पर वह कहती है, ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारी केयर करती हूँ, वीकेंड की शाम तुम बस अपने कजन को ट्यूशन दे दो, मैं तुम्हारी फीस पे कर दूंगी, ठीक है? जो बात नॉर्मली ऑब्वियस होती है, उसे वह ऐसे बोलती है जैसे खुद बहुत सैक्रिफाइस कर रही हो। लियो न्यूयेन सीधी खड़ी रहकर कुछ देर चुप रहती है, ना हाँ कहती है ना मना करती है, जिस पर उस औरत को लगता है कि यह उसकी साइलेंट एग्रीमेंट है और वह सेटिस्फाइड होकर चली जाती है। इसके बाद वीकेंड पलक झपकते ही आ जाता है और मैं बड़ी मुश्किल से उसका एड्रेस पता करता हूँ। फिर एक मिल्क टी शॉप के सिटिंग एरिया में उन दोनों को ट्यूशन करते हुए देखता हूँ। लियो न्यूयेन अब भी वही कोल्ड और